नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही एक बार फिर से वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की के। इसके जरिए हम आप तक तमाम खबरों को पहुंचाते हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। चारपाई तक पहुंचा है पानी तो खुली नींद। जी हाँ, देखकर लोग घबरा गए। इस खबर को जगह दी है नवभारत टाइम्स ने। दिल्ली के बवान में बाढ़ जैसे हालात अब पैदा हो गए। यहाँ मुनक नहर की दीवार टूटने से कई इलाकों में पानी भर गया। बवाना, जेजे कॉलोनी जैसे इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लोगों को कमर तक पानी में चलकर आना जाना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस आया और जब लोगों की नींद खुली तो ये नजारा साफ दिखाई दिया। बिल्कुल, तो देखिए, और लगातार क्योंकि बारिश के कारण दिल्ली में जल जमाव की स्थिति, जल भराव की स्थिति होती है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानी जरूर झेलनी पड़ रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस खबर को तरजीह दी गई है अलग अलग क्षेत्र का, यानी कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे इस अखबार में, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से देखिए जल भराव हो रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। हालांकि बांध टूट गया, ग्रामीण काफी परेशान हो गए, ग्रामीण बेघर तक हो गए और पानी में घर भी लोगों का डूबने लगा। रात 1 बजे घर की कुंडी खटखटाकर जानकारी दी गई लोगों को कि घर में पानी भर गया है, आप अपनी सुरक्षा कर लें। देखिए, अभी जो हम पूजा हाल देख रहे हैं, लगातार मौसम का बारिश इस वक्त कहर बन पर गिर रही है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हालांकि लाख दावे करता है कि तमाम इंतजाम बिल्कुल साफ तरीके से किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब प्रशासन ने कितनी तैयारी की रही है, ये तमाम चीजें खुल जाती पोल। यानी कि नगर निगम अब जाके रोना रोता है कि बारिश का पानी भर गया, लेकिन ये तमाम चीजें एक दिन में नहीं होती। पहले से ही मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और गर्मी के बाद जब बारिश का सीजन आएगा तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। दिल्ली में पिछले साल भी आपको याद होगा लगातार किस तरीके से पॉश एरिया तक में पानी जमा हो गया था और कमर तक पानी था। बहुत मुश्किल उस वक्त भी हुई थी और ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने। बिल्कुल, देखिए, और दीपिका आपको याद होगा, अगर हम आप नेता आतिशी की बात करें तो इस बार की जो अभी हाल फिलहाल में बारिश हुई, जो बरसात हुई, उसमें आतिशी का घर भी पानी से जलमग्न हो गया था, घर में पानी घुस गया था। यहाँ तक कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि दिल्ली के तमाम ऐसे पॉश इलाके हैं, तमाम ऐसी हाई फाई सोसाइटीज हैं जहाँ भी पानी भर रहा है, वहां भी किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई नगर निगम ने तैयारी की हुई है। और इसी का परिणाम है कि बारिश होते ही लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है अपने घर में रहने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या फिर घर से बाहर निकलने के लिए। देखिए, पानी नहीं था तब आपने गर्मी में आलम देखा था, हाहाकार मच गया था कि यमुना का जलस्तर बहुत कम चला गया है, इसलिए पेयजल की समस्या बड़े पैमाने में दिल्ली में खड़ी हो गई थी। यानी कि यहाँ तक लोगों को डेली यूज करने का, यानी कि डेली दिनचर्या का भी जो पानी इस्तेमाल होता है उतना पानी भी नहीं मुहैया हो पा रहा था। और अब देखिए, जब बारिश इतने पैमाने पे हो गई है कि नदियां अब उफान पर आ गई हैं, बांध टूटने लगी हैं। तो फिलहाल मौसम इस वक्त बहुत खराब बना हुआ है, लेकिन प्रशासन को भी सचेत रहने की अब बहुत जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा। बिल्कुल, नीट यूजी का पेपर सिर्फ बिहार और झारखंड में हुआ लीक। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस अति गोपनीय रिपोर्ट में सीबीआई ने अभी तक दर्ज 7 केस और उनकी जांच में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण दिया है। इस मामले की जांच के नाजुक मोड़ पर होने का हवाला देते हुए सीबीआई रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नीट पेपर लीक को सिर्फ बिहार झारखंड तक सीमित बताया है। महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के गोधरा और राजस्थान में कुल 3 स्थानों पर अलग अलग तरह से गड़बड़ी के सबूत मिले हैं। देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने सबसे पहले जगह दी।
नीट यूजी का पेपर सिर्फ बिहार व झारखंड में लीक हुआ, 3 जगह गड़बड़ी की खबरें मिली हैं। चलिए खबरें आपको बता भी देते हैं कि एनटीए के उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी अब जांच की जाएगी। इसकी भी कई संभावनाएं अब मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी गई है। याचिकाओं में परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और कल सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें तमाम बातें खुल के सामने आई। सीबीआई ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी में हुई अनियमितताओं पर अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में नीट यूजी के पेपर लीक को सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित बताया। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की कुल जो 3 अलग अलग जगह पर हैं, उनको कहा कि यहाँ पर भी छिटपुट तरीके से पेपर लीक हुए, लेकिन जो सेंटर रहा वो बिहार रहा और झारखंड रहा। और हमने पूछा, देखा भी था कि सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई थी, 11 के करीब गिरफ्तारियां, इसके बाद 2 और गिरफ्तारियां हुई, वो बिहार से ही की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सुनवाई चल रही थी, जब 38 याचिकाएं जो दायर की गई थी उस पर सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था, सबसे पहले सरकार ये बताए कि पेपर लीक आखिरकार कहां से हुआ किस किस जगह हुआ और किस तरीके से हुआ। इस बाबत आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पास तब कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल, देखिए, और केंद्र सरकार के पास जवाब भी नहीं था और केंद्र सरकार ने री नीट एग्जाम कराने को लेकर भी आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि 25 लाख परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिए थे और कुछ परीक्षार्थियों की वजह से हम बाकियों का भविष्य खराब नहीं कर सकते, इसलिए री एग्जाम पर विचार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके लिए अलग अगर कोई प्रबंध एनटीए कर पाए तो वो बात अलग है। बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे। चलिए, यमुना के किनारे से हटाएं अतिक्रमण, ये हाई कोर्ट ने कहा है। नवभारत टाइम्स इस खबर को जगह दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के उपाध्यक्ष को यमुना नदी के तट, नदी तल और यमुना नदी में गिरने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। देखिए, इस खबर को अलग अलग तरीके से अलग अलग अखबारों में जगह दी गई है। रिमूव इंक्रोचमेंट्स अलोंग यमुना बैंक, हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया है। बिल्कुल, देखिए, और नवभारत टाइम की ओर से इस खबर को तरजीह भी दी गई है, जिसमें डीडीए फ्लैट्स को हटाने की बात कही गई है। यमुना किनारे से हटाए कब्जा, इसका आदेश हाईकोर्ट की ओर से दे दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया। डीडीए से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। देखिए, क्या पूरा मामला है, खबर क्या है, वो हम आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन को यमुना नदी के तट पर, यानी कि नदी तल पर और नदी में बहने वाले नालों पर से सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है, मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गुडेला की बेंच ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी को भी और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को भी इसके निर्देश दिए। देखिए, ये निर्देश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यमुना के तट पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है, ये जो अवैध निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ने के कारण जो लोगों के घर है वो बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो मुसीबत में हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट भी जल्द सौंपने के लिए कहा गया है। जाहिर सी बात है, चूंकि कटाव भी होता है, गाद की समस्या भी होती है और समय रहते हम कहते हैं ना कि क्यों जलस्तर बढ़ जाता है, समय समय पर आप सफाई नदियों की नहीं कर पाते, जिससे जो गाद होती है, अंदर जो सिल्ट होती है, वो ज्यादा जमा हो जाती है और यही एक बड़ी वजह रहती है कि तमाम जो इंक्रोचमेंट होता है इसकी वजह बन जाती है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसे जल्द से जल्द आप वहां से रिमूव करिए, वहां से आप हटाइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कावेरी पैनल ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है, कहा है कि तमिलनाडु को उचित पानी दिया जाए और द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। कावेरी जल
विनियमन समिति ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार को 24 नवंबर 2023 से शुरू होने वाले अगले 38 दिनों के लिए तमिलनाडु को हर दिन 3,216 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की है। पैनल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार CWRC ने सिफारिश की कि कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के पुरस्कार के अनुसार प्रवाह की निर्धारित मात्रा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो विवाद है कर्नाटका का, तमिलनाडु का, ये काफी पुराना विवाद है और ये विवाद सिर्फ कावेरी नदी के पानी को लेकर ही अक्सर सामने आता है। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है दो राज्यों में जो इस वक्त भिड़ंत होती है कि वाटर सप्लाई जो है वो कावेरी की तमिलनाडु में ज्यादा है या फिर कहीं ना कहीं केरला में ज्यादा है। हालांकि इंश्योर किया जाएगा कि फ्लो ऑफ वाटर फॉर तमिलनाडु कावेरी पैनल टेल्स कर्नाटक गवर्नमेंट, तो कर्नाटक गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि आप सुनिश्चित करिए जो फ्लो है पानी का, जो सप्लाई है पानी की, वह भी तमिलनाडु को आप दें। क्या कहा? द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ऑन द थर्सडे आस्क्ड कर्नाटका टू इंश्योर द फ्लो 15,500 क्यूसेक ऑफ वाटर इट बिलिगन every day till July 31st to supply water for Tamil Nadu। यानी कि आप 31 जुलाई तक 11,500 क्यूसेक पानी हमेशा सप्लाई करेंगे। तो फिलहाल देखिए ये आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 25 जुलाई तक इसको और आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो अकॉर्डिंग टू अ नोट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कर्नाटका डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर DK शिवकुमार, द स्टेट इंफॉर्मेशन CWRC that between June 1 and July 9 in inflow into the four resource कर्नाटका was किस तरीके से, हाँ, कर्नाटका जो था उस पर लगातार देखिए पूजा, इन पे आरोप लग रहे थे कि आप जो कावेरी का जलस्तर है उसको सिर्फ और सिर्फ उस पानी को आप ही दोहन करना चाहते हैं, यानी कर्नाटका ही दोहन करना चाहता है, जबकि इसकी हकदार जो है वो तमिलनाडु भी है। क्योंकि जब हम सिंचाई का जिक्र करते हैं तो सिंचाई के लिए पानी तमिलनाडु को भी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी कर्नाटका को भी चाहिए। तो कर्नाटका जो है वह तमिलनाडु के हिस्से का पानी अब उनको देगा, ये सुनिश्चित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कावेरी जल विनियमन समिति ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार को 24 नवंबर 2023 से शुरू होने वाले अगले 38 दिनों के लिए तमिलनाडु को हर दिन 3,216 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की थी। और पैनल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार CWRC ने सिफारिश की कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्याय अधिकरण के पुरस्कार के अनुसार प्रवाह की निर्धारित मात्रा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे दीपिका। बिल्कुल, केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगी जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती दी। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस केस में फैसला सुनाएगी। केजरीवाल की इस याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। तो फिलहाल केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि क्या केजरीवाल को जमानत दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें ईडी की पूरी कोशिश यही रहती है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों से बाहर न निकल पाए, क्योंकि साफ तौर पर ईडी का यही कहना है कि वह कद्दावर नेता भी हैं और कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, इसीलिए साफ तौर पर ईडी नहीं चाहता कि केजरीवाल को जमानत दी जाए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसमें उन्होंने शराब नीति के घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला जब था उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईडी को अब चुनौती दी गई है। लेकिन अब देखना वाली ये बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला आज सुनाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें वैसी भी लगातार बढ़ रही हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब से वो जेल गए हैं तब से ही उनके साथ इस तरह की मुश्किलें बरकरार हैं।
उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार जेल में रखा गया। उसके बाद आज जब सुनवाई होगी तो क्या उनको राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब तक जिस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं इससे ये अनुमान लगा पाना तो थोड़ा आसान हो जाता है कि अभी तक जब मुश्किलें बढ़ी हैं तो हो सकता है कि आगे भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि ईडी जो है वो इसका लगातार विरोध कर रही है। ईडी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और ईडी ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल की रिहाई को भी चुनौती दी थी। जाहिर सी बात है, इस बार जो पूजा मामला सामने आया है वो ये है कि जो गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी यानी कि उस बाबत जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, उस मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामला था उस गिरफ्तारी को लेकर जिक्र किया गया है। यहाँ पर इस मामले को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर चुनौती कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दी है। अच्छा, साफ तौर पे ईडी ने 100 करोड़ का, यदि आपको याद होगा, 100 करोड़ का यहाँ पे आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले का, यानी कि आपने घोटाला किया 100 करोड़ का, ये जो फायदा था वो आपने पहुंचाया। इसकी कुछ 45 करोड़ तकरीबन ऐसी राशि थी जो गोवा जब चुनाव चल रहे थे उस वक्त यहाँ पर दी गई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर पूरा मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। इसी को लेकर, इस मामले को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर इस मामले को चुनौती दी है अब अरविंद केजरीवाल ने। इसी बाबत अब जमानत की सिफारिश की गई है। देखना होगा पूजा क्या सुनते हैं या नहीं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका है और इसी के बीच महायुति को विधायकों को होटल में भेजा गया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। महाराष्ट्र में 2 साल बाद रिसोर्ट राजनीति की वापसी हुई है। भाजपा और उसके सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सहयोगियों ने गुरुवार को अपने विधायकों को शुक्रवार को होने वाले राज्य विधान परिषद चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग के डर से मुंबई के 3 होटल में भेज दिया। शिवसेना यूबीटी, जो कि कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ ही विपक्ष के महाविकास अघाड़ी एमवीए का हिस्सा है, ने भी अपने 16 विधायकों को लोअर पैरल होटल आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल भेजा है। बिल्कुल, देखिए महायुति के जितने भी विधायक हैं सबको होटल में भेज दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो सता रहा है। ऐसे में साफ तौर पर देखिए, आपको याद होगा इससे पहले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो किस तरह से खेला हुआ था, और खेला के बाद एकाएक एकनाथ शिंदे की जब सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं अब डर जरूर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग का यहाँ पर कुछ रुख देखने को मिले या फिर यहाँ पर जो परेशानी है वो और ज़्यादा पार्टी की बढ़ती नजर आए। देखिए, महाराष्ट्र में राजनीति हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रही है और इस बार जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाया है, कहीं ना कहीं वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा शरद पवार का जो गुट है उसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का संचार हुआ और यही बड़ी बात है कि 2 साल बाद अब महायुति अघाड़ी को डर लगने लगा है कि आखिरकार ऐसा ना हो कि हमारे ही विधायकों को तोड़ लिया जाए। बीते आने वाले वक्त में अब देखिए, अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं और किस तरीके से तमाम चीजों में बदलाव आया था इसका भी ख्याल अब आगे रखा जाएगा। बिल्कुल, चले खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का, क्योंकि लगातार खबरों पर सिलसिला जो है वो जारी है और ऐसे में फिलहाल जो पेपर हम आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। तमिलनाडु प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं दे रहा है केंद्र सरकार, सीएम स्टालिन का ये आरोप है। तो द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को मकुलदन मुद्रावार योजना के विस्तार का शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कहते वो नजर आए। तो देखिए, तमिलनाडु प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं दे रहा है केंद्र सरकार, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाए। देखिए, आपको बता दें गुरुवार को
तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। मकलुदन मुदवार योजना के विस्तार का भी उन्होंने जिक्र किया, चूंकि वो शुभारंभ करे थे। इस अवसर पर उन्होंने लाखों याचिकाओं में वर्णित लोगों की शिकायतों का समाधान करने की बात भी कही थी। और किस तरीके से द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है, सेंट्रल होल्डिंग बैक फंड्स फॉर टीएन प्रोजेक्ट सीएम स्टालिन। तो स्टालिन ने कहा है कि यहाँ पर फंड को होल्ड करके रखा हुआ है सेंट्रल के द्वारा, तो इसको रिलीज किया जाए, ये भी कहा गया है। और smarting from the crushing defeat in Tamil Nadu in the Lok Sabha poll, the central BJP government was the withholding funding for the state's metro rail and other project. Chief Minister M.K. Stalin alleged her on Thursday। उन्होंने कहा, ये आरोप कहीं ना कहीं सेंटर पे लगाए कि आपने किस तरीके से, चाहे वो मेट्रो रेल परियोजना हो, उसका प्रोजेक्ट हो या फिर अन्य प्रोजेक्ट हो, आप किसी भी तरीके से जो अन्य बीजेपी शासित राज्य होते हैं आप इजीली प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारे फंड्स के लिए आप पैसा नहीं दे रहे, फंड्स को रोक रहे हैं। ये तमाम और गंभीर आरोप भी लगाए गए। बिल्कुल, देखिए सीएम हेल्पलाइन सहित सेवाओं को एकीकृत करके एक नया विभाग मुधल वारिन मुगावरी बनाने जैसी पहलों को याद किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में करारी हार से कोई सबक नहीं लिया है। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है पूजा जो कि तमिलनाडु ने ऐसे आरोप लगाए हों। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई मर्तबा ये कह चुकी हैं कि हमें हमारा फंड नहीं दिया जाता, और इसको लेकर धरना प्रदर्शन तक भी किया गया था। आपने भी देखा होगा, दिल्ली तक वो आई थी और तमाम कार्यकर्ता टीएमसी के सड़कों पर बिछे हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उस वक्त भी अमित शाह ने कहा था कि किसी के फंड को केंद्र सरकार नहीं रोकती है, उनके फंड को भी दिया जाता है बतौर। लेकिन आप ये बताएं सामने कि परियोजनाएं आखिरकार है क्या, क्या वो परियोजनाएं आपके लिए हैं या फिर वह परियोजनाएं जो जनता है राज्य की उनके लिए हैं? कम से कम उस बात को क्लियर करें। लेकिन बीजेपी पर लगातार, आपको बता दें कि जो कांग्रेस शासित जो राज्य होते हैं वह उन पर इस तरह के आरोपों को हमेशा से मढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को मकदुलन मुधलवार योजना के विस्तार का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने लाखों याचिकाओं में वर्णित लोगों की शिकायतों का समाधान करने, शिकायतों के निवारण के लिए सीएम हेल्पलाइन सहित सेवाओं को एकीकृत करके एक नया विभाग मुधलवारीन मुगावरी बनाने जैसी पहलों को याद किया। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्य में प्रमुख परियोजनाओं के लिए धन स्वीकृति नहीं कर रही है। यानी कि केंद्र सरकार पर कई बार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जो फंडिंग होनी चाहिए राज्य के विकास के लिए, उसमें केंद्र सरकार का कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में करारी हार से कोई सबक नहीं लिया। हालांकि आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि अब कहीं ना कहीं जो फंड है तमिलनाडु का वो बढ़ाया गया। तमिलनाडु में जो चंद्रबाबू नायडू का था, जो टीडीपी का प्रदर्शन था, वो काफ़ी संतोषजनक रहा था और कहीं ना कहीं एक अच्छे कह सकते हैं कि एनडीए में एक अच्छी तरीके से सीट जीत के आना भी अपने आप में बड़ी बात थी। फिर आप देखना ये होगा जो आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सीएम की ओर से, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है या फिर केंद्र सरकार इसका क्या जवाब दे पाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा फिर करेगा आंदोलन, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी। तो आंदोलन से पहले एमकेएस के नेता 16 से 18 जुलाई तक पीएम नेता प्रतिपक्ष सांसदों की मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए संयुक्त किसान मोर्चा फिर करेगा आंदोलन और ऐसे में कॉरपोरेट्स भारत
छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। पीएम और नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन भी इसके तहत सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी है। और आंदोलन से पहले एसकेएम के नेता 16 से 18 जुलाई तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सांसदों को मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और इसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक भी करेंगे। और संगठन ने 9 अगस्त को कॉर्पोरेट्स भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, किसान नेता और पश्चिम बंगाल से माकपा के पूर्व सांसद हन्नान मोल्हा ने भी ये तमाम बातें कही थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि किसान आंदोलन एक ऐसा मसला बन गया था, एक ऐसा मुद्दा बन गया था जो कि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए गले की फांस बन गया था। एमएसपी को लेकर कई तरीके से यही आरोप पहले भी लगाए गए थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। हालांकि जब तीसरी मर्तबा हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे, पीएम बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने फैसला भी लिया था, वो किसानों के हित में लिया था। लेकिन बात वहीं आके उलझ जाती है कि एमएसपी पर कानूनी अमली जामा पहनाने की जरूरत है और किसान इस बात को लेकर एक बार फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और दीपिका, सबसे पहली बात तो यह है, जिस तरह से 3 कानून लाए गए थे जिसे किसानों ने काला कानून बताया था, उसका विरोध किया था। इसमें से एक था एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए और इसका विरोध किसानों ने जमकर किया था। और मांग थी सिर्फ इतनी कि एमएसपी को कानून के तहत लाया जाए ताकि किसानों के फसल का जो सही दाम है वो किसानों को मिल सके। लेकिन इस पर ऐसे सरकार की ओर से कोई ठोस, हम कह सकते हैं कि रुख जो है वो देखने को नहीं मिला। बेशक से टीम का गठन किया गया, कमेटी तैयार की गई, लेकिन बावजूद इसके एमएसपी पर जो सहमति किसानों को चाहिए थी वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाई। और इसी का ये परिणाम है कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है किसानों की ओर से किया गया। विरोध का प्रभाव कुछ इस तरीके से पड़ा कि न केवल 3 कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया, बल्कि दूसरी बार जब इसका फिर से विरोध हुआ तो फिर से सरकार को एमएसपी कानून के लिए जो मांग किसान कर रहे थे इस पर विचार करना पड़ा। लेकिन हालांकि फैसला नहीं आया। कहा गया था कि फैसला जल्द हम बताएंगे क्या इस पर कानून बन सकता है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि ये असंभव है। मतलब किसानों के हिसाब से अगर आप किसी भी फसल के दाम को तय करेंगे तो ये न केवल आम लोगों के साथ जागती होगी बल्कि लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। लेकिन एक बार फिर से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता है तो हम तो विरोध करेंगे, हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि एमएसपी पर कानूनी अमली जामा पहनाया जाना ये बहुत तकनीक से समझने की जरूरत होगी। एक्सपर्ट भी इसमें तमाम बड़ी बातें कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सा बोझ भी सरकार के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि सभी के दामों को फिक्स करना और उसी के हिसाब से किसानों को कहीं ना कहीं धन देना या फिर उनसे खरीदारी करना ये अपने आप में संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए सरकार ने इस पर अपनी अभी भी कोई राय नहीं दी है। अब आगे देखना होगा कि एक बार फिर से जो दबाव की नीति अख्तियार की जा रही है सरकार पर, क्या वो नीति एक बार फिर से काम करेगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देरी से मेट्रो की जेब ढीली मुसाफिरों की। जी अमर उजाला बिना आपको बता दें कि इस खबर को जगह दी गई है। दिल्ली मेट्रो के सामने कूद कर जान देने की एक और घटना सामने आ गई। 68 वर्षीय व्यक्ति ने गुरुवार को रेड लाइन पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति की पहचान चावड़ी बाजार निवासी सुनील गुप्ता के रूप में हुई है। बिल्कुल, तो देखिए, लगातार मेट्रो पर भी जो आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या लोगों की परेशानी रहती है या लोग आखिर किस तकलीफ में होते हैं कि वो सफ़र के दौरान भी खुद को नहीं संभाल पाते और आत्महत्या जैसी हरकत करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसको लेकर एक बार फिर से रेड लाइन से मामला सामने आया, जहां पर देरी मेट्रो की जेब ढीली मुसाफिरों की, यानी कि
तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि किस तरीके से एक बार फिर से, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब मेट्रो के सामने कूदकर सुसाइड की खबर सामने आई हो। हालांकि वजह ये बताई जा रही है कि इसमें 68 साल का ये व्यक्ति था जिसने आत्महत्या कर ली, मेट्रो के सामने कूद गया। अब परेशानी क्या है, खबर ये भी सामने थी कि मेट्रो आने में देरी हो गई और ये वजह रही कि किस तरीके से वह कूद गए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार जो आत्महत्या की असल वजह रही वो क्या रही। लेकिन देखिए, ये जो आत्महत्या का मामला था वो लगातार सामने आया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, रुक करते हैं अगली खबर का और खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। विरोध के बाद डीयू में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इस खबर को जगह दी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति के नियम पढ़ाने के प्रस्ताव को विवाद होने के बाद खारिज कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को अकादमिक परिषद की बैठक में चर्चा की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही शिक्षकों के एक वर्ग ने इसकी आलोचना करते हुए विरोध दर्ज कराया था। अब इस पर संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डीयू लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने बताया कि उन्होंने डीयू के लॉ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाने के लॉ फैकल्टी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देखिए, इस खबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने जगह दी है। साफ तौर पर प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस मनुस्मृति इन एलएलबी कोर्स कॉज अपरोर, DUVC says the paper will be removed। तो फिलहाल देखिए, कहा गया है कि रिवाइज सिलेबस डॉक्यूमेंटेशंस was be placed before DU's academic council for the academic मास्टर्स फ्राइडे। तो फिलहाल देखिए, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि लॉ फैकल्टी ने अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के जो तमाम छात्र हैं उनको मनुस्मृति पढ़ाने के लिए सिलेबस में संशोधन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय DU के अंतिम फैसले लेने वाले निकाय से मंजूरी मांगी थी। अब आगे देखना होगा पूजा, इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे फैसला लिया जाएगा। और मनुस्मृति को पढ़ाने से इनकार इसलिए किया जा रहा है दीपिका, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पिछड़ों और महिलाओं के विरोध में है। हाँ। ऐसे में हम इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है, ऐसे में मनुस्मृति को लेकर जो चांसलर की ओर से बात कही गई कि हम ये नहीं पढ़ाएंगे, अब इस पर क्या रुख रहता है प्रशासन का, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असम मेघालय अनुपादक बोर्ड को लक्षित करके राजकोषीय घाटे में कटौती करेंगे। द हिंदू में फिलहाल इस खबर को जगह दी गई है। तो असम और मेघालय ने बुधवार को अनुपादक बोर्ड का आकार छोटा करके या उन्हें भंग करके अपने राजकोषीय घाटे को कम करने का फैसला किया। मेघालय राज्य आवास बोर्ड यानी कि MSHB को भंग करने और असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी कि ASAMB को छोटा करने का निर्णय राज्य के संचालन को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। दोनों राज्य सरकार ने कहा कि राज्य की राजधानी शिलांग में कैबिनेट की बैठक के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने संकेत दिया कि अन्य गैर कार्यतम या फिर अनुपादक बोर्ड से भी इसी तरह निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 18 कर्मचारी जो वेतन संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें 7 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की जाएगी। बिल्कुल, देखिए तो अब साफ तौर पे आपको बता दें, कट कर दिया गया है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। यूएन की जनसंख्या पर आपको बता दें, रिपोर्ट सामने आ गई। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के पार हो गई है। 2085 तक भारत की जनसंख्या चीन के बराबर हो जाएगी या फिर उससे दोगुनी हो जाएगी।
तो इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गुरुवार को जारी अनुमानों के अनुसार 2100 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.5 बिलियन होगी, जो चीन की 633 मिलियन की जनसंख्या से दोगुनी होगी, जो देश के लिए उपलब्ध विशाल जनसंख्या की लाभांश को उजागर करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत 2085 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचेगा, जब इसकी जनसंख्या 1.61 बिलियन चीन की 806 मिलियन की दोगुनी होगी। अगले कुछ वर्षों में अंतर और बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग एंड UNDCS जनसंख्या प्रभाग के द्वारा जारी द्विवार्षिक विश्व जनसंख्या संभावना के अनुसार 2016 में जनसंख्या रैंकिंग में भारत और चीन के बाद पाकिस्तान 511 मिलियन पार हुआ है। बिल्कुल, देखिए तो इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो अब 140 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ पर आ चुकी है और 2085 का जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2085 तक अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब चीन की जनसंख्या, वही जनसंख्या जो अब तक सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसकी दोगुना होगी भारत की जनसंख्या। यानी कि भारत की जो लोगों की पॉपुलेशन है वो चीन के पॉपुलेशन से 2 गुना ज़्यादा हो गया। अब आप इसी के ज़रिए ये अनुमान लगाइए कि आखिर ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। देश में तमाम तरह की विडंबनाएं हैं, तमाम तरह की परेशानियां हैं, लोगों से अपील की जाती है, लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है हमारे दो पर काम करने के लिए और ये रूल फॉलो करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके 140 करोड़ की जो जनसंख्या थी वो अब बढ़कर 145 करोड़ हो चुकी है। अब आप समझिए कि रिसोर्सेस तो उतने ही है ना पूजा, रिसोर्सेस उतने हैं, दोहन करने वालों की जो संख्या है वह दुगनी गति से बढ़ रही है, जो वाकई में किसी भी विकसित या फिर जो विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहता है उस देश के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। इस पर आपको और हमको समझना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारी पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। यदि इस पर अभी से ही नकेल नहीं कसी जाएगी, लगाम नहीं लगाई जाएगी, तो यकीन मानिए कि रिसोर्सेस कम होने के बाद स्थितियां क्या होंगी। बिल्कुल, और देखिए जो खबर है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2085 का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो चीन के पॉपुलेशन से दोगुना होगी और ऐसे में इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.5 billion will be over twice that of China's, that is 633 मिलियन, यानी कि 633 मिलियन जनसंख्या है चाइना की। अब आप सोचिए कि 633 मिलियन जनसंख्या चाइना की है और अगर भारत के लिए 2085 तक का जिक्र किया जा रहा है तो कहा यह जा रहा है कि 2085 तक भारत की जनसंख्या जो है वो 633 मिलियन वाली जनसंख्या जो चाइना है उससे दोगुनी होगी। तो ये आप अभी से समझिए, क्योंकि स्थितियां अभी ही बहुत खराब हैं। चलिए पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं खेलेगी भारतीय टीम और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। BCCI भारतीय टीम के मैचों को श्रीलंका या दुबई में कराने की बात कर रहा है और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की नहीं बल्कि टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खबर अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुसीबत से कम नहीं होगा। यहाँ पर अब आप समझिए, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो खिलाड़ी हैं तमाम देशों के, उन्होंने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। ये खबर इसलिए खास हो जाती है कि पहली मर्तबा नहीं है जब टीम इंडिया या फिर BCCI नहीं चाहती कि हमारे सारे चैंपियंस जो हैं वह आगे वाली चैंपियंस ट्रॉफी में खेलें। क्योंकि आपको याद होगा एशिया कप में भी टीम इंडिया नहीं गई थी किसी भी तरीके से पाकिस्तान खेलने के लिए। अब BCCI की ओर से कहा जा रहा है कि जो मेजबान देश है उस देश में हम परिवर्तन चाहते हैं, चाहे
आप मैच दुबई में करवा लीजिए, श्रीलंका में करवा लीजिए, हम अग्री होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी। चलिए आपको बता दें 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होना है चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन। टूर्नामेंट में भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पर कराए जा सकते हैं, श्रीलंका या यूएई में मैच। तो भारतीय क्रिकेट टीम अगले वर्ष फरवरी मार्च में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को भी एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल पर कराने की मांग कर रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से करेगा। देखिए आपको याद होगा पूजा, हमेशा से बीसीसीआई की जो बात है वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो भी मानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीसीसीआई जो है उसका एक अच्छा खासा कह सकते हैं परसेंटेज जाता है। और ये एक बड़ी बात होती है कि कहीं ना कहीं जो लगातार आपको बता दें कि टीम इंडिया की बात भी सुनी जाती है, बीसीसीआई की बातों को भी सुना जाता है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है और जिस तरह से साफ तौर पर यह तय किया गया कि पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया प्ले करने के लिए और ना ही पाकिस्तान में किसी भी तरह से वहां कोई भी खिलाड़ी पहुंचेगा। साफ तौर पर यह कहा गया है कि चाहे आप दुबई या चाहे आप कोई दूसरा ऐसा देश चुन लीजिए जहां पर टीम इंडिया पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान तो टीम इंडिया नहीं जाने वाली है और ये तय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।